हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव कुमार और आज हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के बारे में जानेंगे। आपको पता होगा तो एक उपभोक्ता कानून कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया था और उसके बाद अमेंडेड एक्ट 2019 में आया है। अब यह हमको क्यों पढ़ना चाहिए? तो आपने जागो ग्राहक जागो वाली एड शायद देखी होगी। दोस्तों, जब हम किसी किराना दुकान से सामान लाते हैं, किसी मॉल से लाते हैं, या फिर हम ऑनलाइन कुछ सामान मंगवाते हैं, या फिर हम किसी से सर्विस लेते हैं, तो अगर इस सारी प्रोसेस में हमारे साथ कुछ धोखाधड़ी हो जाए, कुछ गड़बड़ी हो जाए, तो हम जाए तो जाए कहाँ? क्योंकि अगर कुछ लीगली हमको कुछ कोई परेशान करे तो हम कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन अगर मैंने मोबाइल लाया और उसकी वारंटी थी 1 साल तक और वो 2 महीने में ही खराब हो गया, अगर वो जो बेचने वाला है वो उस मोबाइल को दुरुस्त करने से ही मना कर दे, या फिर वो बोले कि हाँ अब मैं उसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता क्योंकि एक बार बेच दिया तो बेच दिया, तो फिर ये हमारे साथ तो धोखाधड़ी ही हुई ना। तो इसी धोखाधड़ी से निजात पाने के लिए इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1986 में भी कानून लाया था, जिसको उपभोक्ता कानून कहते हैं, और उसका ही अमेंडेड वर्जन 2019 में लाया था। दोस्तों, अगर हम अपने अधिकार के बारे में जागरूक नहीं रहेंगे तो शायद कोई भी हमको परेशान कर सकता है। जैसे आपको पता है कि हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स है और अगर इसका कोई वायलेशन करता है तो हम डायरेक्टली कोर्ट में अपील कर सकते हैं। वैसे ही अगर एज अ कंज्यूमर, एज अ उपभोक्ता हमारे भी कुछ राइट्स है और अगर उस राइट्स का कोई वायलेशन करता है तो हमें कोर्ट में जाना पड़ेगा। जागो ग्राहक जागो। या फिर हम ऐसी कोई सिस्टम होनी चाहिए जहां पे हम कंप्लेन कर सकते हैं। जागो ग्राहक जागो। इसी के मद्देनजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नए कानून में कुछ संशोधन किए हुए हैं और हम उसको समझ लेंगे, मोटा मोटी समझ लेंगे, क्योंकि अगर हमारे साथ भी कुछ गड़बड़ी हो जाए तो हम इस कानून का सही तरीके से उपयोग करके खुद को या फिर दूसरों को न्याय दिला सकते। पहले कोई रेगुलेटर नहीं था, मतलब जैसे सेबी जो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है, या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हमारे बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करती है, वैसे ही इस कंज्यूमर फोरम या फिर जो कंज्यूमर्स के प्रॉब्लम्स है उसको रेगुलेट करने के लिए कोई सिस्टम नहीं थी। जैसे सुप्रीम कोर्ट तो अब पूरी जुडिशियल सिस्टम को रेगुलेट करती है, वैसे यहाँ पे कोई नहीं थी। लेकिन इस कानून में सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी का निर्माण किया गया है। उसके बाद अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 1 करोड़ तक के केस डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हैंडल किए जाएंगे, 1 से 10 करोड़ तक के केस स्टेट लेवल पर हैंडल किए जाएंगे, और अगर 10 करोड़ के ऊपर के कुछ केस होंगे, कुछ कंप्लेंट्स होंगी, तो वो सेंट्रल अथॉरिटीज हैंडल करेंगी। 1986 के एक्ट में ई कॉमर्स के बारे में कुछ बताया ही नहीं गया था। आपको पता है कि आज हम ऑलमोस्ट बहुत सारा सामान ऑनलाइन ही मंगवाते हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील वगैरह से। लेकिन क्या ये हमें, या क्या ये जो सिस्टम्स है ये हमें रिस्पॉन्सिबल है? अगर हमारा कुछ गड़बड़ी हो जाए, हमारा कुछ सामान खराब हो जाए, या फिर वो रिटर्न ही ना ले, तो जागो ग्राहक जागो। इसीलिए अब ई कॉमर्स को भी इस नए एक्ट में इंक्लूड किया गया है। जो ये अथॉरिटीज है तो मध्यस्थी सेटलमेंट करनी हो, पहले तो क्या था कि सेटलमेंट की 1986 के एक्ट में कुछ बात कही नहीं गई थी। सो क्या होता था कि ये केसेस जो थी वो पेंडिंग रहती थी सालों साल रहती थी। लेकिन इस एक्ट में सेटलमेंट के लिए अगर किस दोनों पार्टियों को लगे कि उनको सेटलमेंट करना है तो वो कर सकती है, तो ये अच्छी बात थी। उसके बाद सेलिब्रिटीज को रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है। अगर ऐसी कुछ एड सेलिब्रिटीज दे रहे हैं जो दिखाई तो कुछ और जाती है लेकिन उसका नेगेटिव इंपैक्ट कंज्यूमर्स पर पड़ता है, तो उस सेलिब्रिटी को जिसने वो ऐड की है उस पर भी ये कानून लगेगा। सो इसके बाद क्या होगा कि सेलिब्रिटीज भी रिस्पॉन्सिबली किसी प्रोडक्ट की ऐड करेंगे। ये तो कुछ ऐसी बातें थी जो इस एक्ट में नहीं थी। सबसे पहला क्या, तो एक सेंट्रल अथॉरिटी बनाई गई हुई है। दूसरा, तीनों लेवल पर जो स्ट्रक्चर है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और सेंट्रल, उनके पावर्स को और बढ़ाया गया है। ई कॉमर्स को भी इस एक्ट में अभी ई कॉमर्स साइट्स को भी इन एक्ट में इंक्लूड किया है। चौथा, अगर कोई सेलिब्रिटी कुछ ऐसी ऐड करे जिसका लोगों के जीवन पर नेगेटिव इंपैक्ट होता हो, तो या फिर उस कंपनी के प्रोडक्ट से कुछ लोगों पर नेगेटिव इंपैक्ट होता हो, तो उस सेलिब्रिटी पर भी
इस एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है। जागो ग्राहक जागो। और पांचवी सबसे अच्छी बात थी कि अगर आपको मध्यस्थी करना है, अगर आपको सेटलमेंट करना है, तो आप लोक अदालत में जैसे सेटलमेंट कर सकते हैं वैसे यहाँ पर भी कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि पहले क्या था कि जिस एरिया में सेलर रहता था उस एरिया में जाकर एज अ कंज्यूमर मुझे केस फाइल करनी थी। शायद मैं मुंबई से माल खरीद लूं और मैं कहीं भंडारा में आ जाऊं महाराष्ट्र में, तो गड़बड़ क्या थी कि अगर मुझे उस सेलर ने कुछ गड़बड़ी की थी मेरे साथ तो मुझे मुंबई जाकर ही केस फाइल करनी थी। लेकिन इस एक्ट में ये अच्छी बात है कि हम जहां हम रहते हैं उसी एरिया के अंदर जो कंज्यूमर फोरम है वहां पर जाकर हमने हमारी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। सो सेलर को वहां आना पड़ेगा। और अच्छी बात क्या कही गई, तो हम ई फाइलिंग भी कर सकते हैं, मतलब हम हमारे घर में बैठे बैठे मोबाइल से भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। अब नया कानून लाने की जरूरत क्यों पड़ी? 1986 के एक्ट के तहत जो अपॉइंटमेंट्स होनी चाहिए थी जजेस की या कुछ और लोगों की, या फिर जो फोरम रहता था डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और सेंट्रल लेवल पर, वहां पर जो कर्मचारी होने चाहिए उनकी अपॉइंटमेंट ही नहीं होती थी। दूसरा, केस सालों साल पेंडिंग रहता था। अब केस में तो अब एक्ट में तो कहा गया था कि कोई भी केस अगर कंज्यूमर फोरम में आ जाए तो वो 6 महीने तक ही रफा दफा वो होनी चाहिए, लेकिन वैसा नहीं होता था। तीसरी बात, यहाँ पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया था, इस फोरम्स को फंडिंग ही नहीं मिलती थी। और लास्ट हम कहेंगे कि जो हमारे पॉलिटिशियंस है वो रिस्पॉन्सिबली काम नहीं करते थे, उन्हें पॉलिटिशियंस को रिस्पॉन्सिबल ही नहीं मानते थे इस बात के लिए, तो शायद वो भी कुछ नहीं करते थे क्योंकि उनको लगा कि अगर लोग ही इस बारे में बात नहीं करेंगे तो हम क्यों करें। तो दोस्तों, हमारे इंडिया में ऐसी बहुत सारी बातें होती है जिसके बारे में हमने अलग अलग फोरम पर बोलना चाहिए। एनवायरमेंट इसमें से सबसे बड़ा इश्यू है। हेल्थ, एजुकेशन, इनइक्वालिटी, जेंडर वायलेंस, माइनॉरिटीज में जो वायलेंस होता है उसके बारे में हमने खुले तरीके से आगे आकर हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से और कुछ अलग अलग माध्यम से बात करनी चाहिए, क्योंकि जब तक सरकार तक ये बात नहीं पहुंचेगी तब तक सरकार भी इसलिए जागरूक तरीके से काम नहीं कर सकता। सो आज का ये इश्यू था। मैं आशा करता हूं कि ये आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।